वो संघ के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। और पहले क्या होता था, कांग्रेस में भी साहब सेवा दल के जो लोग थे, अभी भी हैं, वो इसी तरह कांग्रेस के लॉयलिस्ट हुआ करते थे, वो इसी तरह काम किया करते थे 24 घंटे। मतलब उनका पूरा जीवन जो था वो समर्पित था कांग्रेस के लिए काम करने के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेटली द सेवा दल वाज नेग्लेक्टेड एंड द कांग्रेस रीच्ड सच अ पास। बट इन एनी इवेंट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर मैनिफेस्टो। बट एट द मोमेंट वी हैव मिस्टर नासिर हुसैन विद अस। नासिर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम टू नेशन नाउ। थैंक यू सो मच सर। आप रमजान के बावजूद आप हमारे साथ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉल। रियली रियली ट्रूली वंडरफुल। सर बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की कि भाई ये आर्टिकल 370 का राजस्थान के साथ क्या लेना देना है। सर आपको आवाज आ रही है नासिर साहब? नहीं, बिल्कुल आवाज आपकी काफी ब्रेक आ रही है। अभी ठीक आ रही है क्या? जब जोर से बोलते हैं तो आ जाती है, पता नहीं। जी, तो मैं जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ जब तक के ये ऑडियो ठीक करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान में यहाँ पे आर्टिकल 370 मतलब उसका कश्मीर से क्या लेना देना, आर्टिकल 370 से क्या लेना देना है यहाँ के लोगों का। ये एक लाइन निकाल करके उनके पूरे भाषण की बीजेपी हर जगह पर ये कह रही है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस पर मुस्लिम लीग की छाप है। ओके, वेरी नाइस। नासिर साहब बताएं। प्रदीप जी और बजाज भाई नमस्कार। पहला नंबर 370 से एक्चुअली राजस्थान में क्या है, ये एक बेसिक मुद्दा है, पर उन्हें मैंने कहा था उन्हें दो चीजों से उन्हें मोहब्बत है। एक है मुगल से, एक है मुस्लिम लीग से। ये दोनों से, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जबरदस्त आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। जी बोलिए। थैंक यू सर। तो इन्हें मुस्लिम लीग के साथ इन्हें इतनी मोहब्बत है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब भी ये उनके साथ ही थे, मुस्लिम लीग के साथ, उनके साथ मिलकर ये सरकारें चलाने वाले लोग। जब जब धर्म की बात होगी, जब जब इंसानियत की बात होगी, तो ये मुस्लिम लीग को लाएंगे, मुगल को लाएंगे, पाकिस्तान को लाएंगे और धर्म और जातियों को लेके आ जाते हैं। आप बेसिक मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे कि मनरेगा के पैसा गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है। अमीरों के 6 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं, गरीबों के पैसे क्यों नहीं माफ होते। जीएसटी जो कारोबार को ठप किए जा रहा है, लोगों की बिजनेस को खत्म कर रहा है। जीएसटी आए दिन एक इंस्पेक्टर बन के आपके बिजनेस को रोक रहा है, उसके ऊपर बात नहीं होगी। 370 का लेना देना क्या है, आप कुछ मुझे बताइए। 370 के बारे में आप परिभाषा तो दीजिए। 370 आने से हमारे हिंदुस्तान को, कश्मीर के लोगों को ये बेनिफिट हो रहा है, उसके ऊपर आप बात करते तो समझ में आता। मुस्लिम हमारे मैनिफेस्टो को उन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं, उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को सही से देखा ही नहीं। अगर मैनिफेस्टो को वो सही से देखते तो फिर वो बात करते कि हमारा मैनिफेस्टो कहता क्या है। आपको चंद लाइन में दिखाता हूं मैनिफेस्टो का, शायद आपने देखा होगा। हम बात क्या कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, योजनाओं पे गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लोगों की हालात बदले उस पे बात कर रहे हैं, लोगों को 30 लाख नौकरियां मिले उस पे बात कर रहे हैं, महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिले उसकी बात कर रहे हैं। हर कम्युनिटी की, आदिवासी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सीएसटी हो, कोई भी, उस सबको कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। पर ये उस पे बात नहीं करना चाहते, ये धर्म की राजनीति करना चाहते, धर्म के ऊपर बात। तो मुझे इन्हीं मुगलों से प्यार है। जब जब बात होगी हिंदुस्तान की तो ये मुगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे हिंदुस्तान की तो ये बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे बेरोजगारों के, नौजवान के रोजगार की तो ये बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की। तो इनके सोच में हिंदुस्तान बसता ही नहीं है। ये हिंदुस्तान के आइन को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चले, ये चाहते हैं मनुवाद से चले। ये मनुवादी सोच लोग हैं, इनकी सोच में हिंदुस्तान नहीं बसता, इनकी सोच में मुस्लिम लीग बसता है, इनके सोच में मोहम्मद अली जिन्ना बसता है। आपने, कांग्रेस ने कभी मोहम्मद अली जिन्ना को याद नहीं किया, पर इन्होंने ना जाने हर इलेक्शन में याद किया। इन्होंने मुगलिया को हर दौर में जिंदा रखा, कांग्रेस किसी दौर में उसे जिंदा नहीं रखना चाहती है। इन्हें हमने पाकिस्तान के इतिहास के अतीत को भुला दिया,
इन्होंने इतिहास और अतीत को आज तक जिंदा रखना चाहते हैं और ये धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को आगे ले जाने के इनके पास ना कोई विजन है ना कुछ। हम पूछते हैं कौन सी विकास है, वो विकास की बात करो, वो उस विकास पे बात नहीं करेंगे तो धर्म और जात की राजनीति करेंगे। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश हो जाता है, उस पर कोई नोटिस भेजने का नाम नहीं लेता है जी। करप्शन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। इलेक्टोरल बोर्ड कितना बड़ा करप्शन है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर बात नहीं कर। तो आप देखिए अब चंदा लेने का दूसरा तरीका ढूंढा जा रहा है, किस तरह से उस इलेक्टोरल बोर्ड को फिर से पैसे में वापस लिया जाए। उसके ऊपर इनकी उस पे काम शुरू हो चुका है, उसके किस तरह से गरीबों के खून को चूसा जाए उस पे काम हो रहा है। पर गरीबों की मुस्तकबिल बदल जाए उस पर कभी कोई काम नहीं करेंगे बजाज भाई। भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी का नारा है, मतलब मेरा नारा है भ्रष्टाचार हटाओ। मगर इंडिया अलायंस, जो इंडी अलायंस, वो कहते हैं इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाओ कहते हैं। शिवाजी पार्क का रैली, रामलीला मैदान का रैली, ये रैली एक साथ इंडिया अलायंस इसलिए आए कि भ्रष्टाचारियों को बचाना है। बोले कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तो था ही, बट आपने आगे जाके मोदी साहब कह रहे हैं कि टेरर को भी कांग्रेस का समर्थन है और रेड टेरर को भी कांग्रेस का समर्थन। नक्सलवाद इसलिए फला फूला बिकॉज कांग्रेस का समर्थन था। आज मोदी साहब थे यहाँ महाराष्ट्र में, उन्होंने ये सब कहा। आप पहले बार रेड टेरर और कांग्रेस का उन्होंने कनेक्शन दिखाकर कहला कि रेड टेरर के साथ भी था आपका समर्थन और रेड टेरर में भी, नक्सलाइट मूवमेंट में भी आपका उनको मदद है। तो ये बहुत बड़ा चार्ज है आप पर, बहुत बड़ा चार्ज है आप पर। ये कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे लोगों से, नासिर साहब? शायद महाराष्ट्र से आने से पहले वो छत्तीसगढ़ भी गए। बिल्कुल जी। तो उन्हें वहां पे सोचना चाहिए कि टेरर, जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। हमारी पूरे लीडरशिप को खत्म कर दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर इसी नक्सलवादियों ने। आप बोलते हैं हमारा उनके साथ संबंध है, आखिर बीजेपी के एक लोगों को कम नुकसान हुआ। ज्यादातर कांग्रेस के टॉप लीडर छत्तीसगढ़ में एक ही हादसे में सारे मारे जाते हैं। तो हम तो अगर हम इशारा इधर भी घुमा सकते थे, पर हमने वो काम नहीं किया है। तो आप देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को आप नीचा दिखाने के लिए देश को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। टेरर पे हमने जितनी पाबंदियां लगाई, उनके उस पे नकेल कसने का काम किया किसी सरकार ने नहीं किया। हमने आईएसआई को नहीं बुलाया था हिंदुस्तान के अंदर, हमने नहीं बुलाया था नक्सलियों को अपने पार्टियों के अंदर शामिल करने का। आपने तो हर तरह से उन्हें नक्सलियों को शामिल किया। आपने आईएसआई को कश्मीर के अंदर आके अपनी पूरी चीजें दिखाई। आप हमसे कैसे करप्शन की बात करेंगे? तो मैं बार बार कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये करप्शन है। तो मैं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो चलिए मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ। यूटेक्स कंपनी एक नाम है, उसकी एक कंपनी मीरा कंपनी है, उसके मालिक है उमेश परियार। उसने एक कोविड से पहले, यानी कि आज से जब इनकी सरकार आई थी 2019 के आसपास में, तो इन्होंने एक लेबर किट 8,000 रुपए का बांटा। जो 8,000 रुपए का लेबर किट, ये उमेश परियार नागपुर का रहने वाला यूटेक्स कंपनी, जो 2,000 रुपए का किट है, जिसको बिलिंग किया गया 8,000 रुपए के हिसाब से, यानी हर किट पे 6,000 रुपए का करप्शन, मिलियन ऑफ का करप्शन है ये। तो हम तो ये हमारी सरकार जैसे आएगी उसकी हम जांच कराएंगे। इनकी हर रग रग में करप्शन भरा है, हर जगह इनके करप्शन भरा है। जीएसटी के नाम पे जो ऑफिशियली करप्शन हो रहा है, वो सारे करप्शनों की हम जांच करेंगे। हमारी सरकार आते ही इनके हर पुलिंदों को खोला जाएगा। ये घोटाला हम लोगों ने निकाला है, तो ये जिसके अंदर ये क्या देते थे, हेलमेट, हार्नेस, ग्लव, जैकेट, सेफ्टी शूज और साबल, ये कितने का आता है? 1500 से 1800 रुपए का सामान 8,000 रुपए में आपने किट खरीद के गरीबों को खिलवाड़ किया है। तो हम उसको भी तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो। आपने 10 साल सत्ता में है, आप 10 साल का आप हिसाब दो। हम मांग रहे हैं कौन सा विकास का विकास हमें दिखाओ। हम लेकिन नासिर साहब जब आप ये बात करते हैं तो सामने से तो पंडित नेहरू की बात आती है, फिर आती है कच्छा टीवू की बात आ जाती है। वो जो आइलैंड श्रीलंका के पास, वो 1974 में उसकी ट्रीटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, 50 साल हो गए यार उसको। ठीक है, अगर आप यही पैमाना है जी, तो 2000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को 2016 में
किसने सरकार ने दिया है सर? आप बताइए, आखिर सरकार बांग्लादेश को वो भारत की जमीन क्यों दिया? इसका हिसाब दे दो, इसका जवाब दो। आप किसी चीज को किसी चीज से मिलाने का काम करोगे तो आपको पे बोलते हैं ना, आप एक इशारा करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ जरूर आ जाती। आपने बांग्लादेश, आज मैंने कहता हूं सोनम चौक जो लद्दाख में बैठे हैं वो कहते हैं कि चाइना हमारे जमीन पे आके बैठा है, वो हमारे जमीन को खा रहा है। पूरी लद्दाख आज सड़कों पे बैठी है, वो किस सरकार के खिलाफ बैठी है? बजाज भाई, प्रदीप भाई, आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास सिर्फ जय श्री राम, जय भवानी, ये सिर्फ एक नारा है, उनके दिल के अंदर नहीं है। अगर वो बोलते ना भगवान के नाम पे अगर चलेंगे, जय श्री राम के रास्ते पे चलेंगे तो उनके जैसा त्याग और उनके जैसा हिम्मत दिखाने का काम करना पड़ेगा। उनके जय श्री राम में नफरत नहीं था, इन्होंने नफरत बना के रख दिया। उनके अंदर मोहब्बत था। सर जय सिया राम है, जय श्री राम है ही नहीं। मैं आप उनके अल्फाज बोलता हूं, आप अपनी अल्फाज को उनके साथ मत जोड़िए। उनके नारा है जय श्री राम, उनके जय श्री राम वो नारा नहीं लगाते। तो आप उनके नारे पे जाइए, उनके नारों में ये नफरत है, वो आपको प्रलोभ करते हैं कि आप नफरत से उनके जवाब। तो उनके पास मुद्दों की बात है। 10 साल सत्ता में रहते हुए आपके पास विकास पे बात करने के लिए नहीं है, तो झूठे झूठे मैनिफेस्टो पे आ जाओगे, झूठे झूठे मुस्लिम लीग पे आ जाओगे। चंद दिनों में मुस्लिम लीग कहां से आ गई ये तो बता दो। ये मुस्लिम लीग कहां से आ गई यार? मतलब ये समझ नहीं आया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आज मैं कह रहा हूं बजाज भाई, हिंदुस्तान के 20 करोड़ 15 करोड़ या 25 करोड़, मुझे नहीं मालूम एक्चुअल काउंटिंग कितनी है, उन मुसलमानों को आज भी ये नफरतों की नजर से देखते हैं। उन मुसलमानों को आज भी वो मोहम्मद अली जिन्ना की नस्ल मानते हैं। उस मुसलमानों को वो मुस्लिम लीग समझते हैं। इसलिए तो ऐसे अटैक कर हम हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की सवाल करते हैं तो वो मुस्लिम लीग से जोड़ देते हैं। तो ये है उनके मुस्लिमों पे मोहब्बत। ये 140 करोड़ लोगों की वो विकास करने की बात करते हैं। क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक 140 करोड़ में वो माइनॉरिटी के लोग नहीं है? आप बोलते ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं होगा तो वो धर्म की कार्ड खेलने लगेंगे। पर चुनाव आयोग जो सब धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म है, हमारे हिंदुस्तान की आइन को बचाने का काम करता है, इस दिनों में वो उसको तार तार होते हुए देख रहा है, एक नोटिस देने का काम नहीं करेगा। पर कांग्रेस के वक्ताओं से एक अल्फाज निकल जाए तो कल आपके पास नोटिस आ जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगा, कल आपको बुला लिया जाएगा, 24 घंटे में जवाब मांग लिया जाएगा। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मांगेगा। यही हिंदुस्तान के दो हिंदुस्तान बनता जा रहा है। नासिर हुसैन साहब, सोनिया गांधी जी बहुत दिनों बाद जिस प्रकार से तेज तर्रार तरीके से मोदी जी पर आलोचना करने लगे, बोले कि षड्यंत्र है, यहां षड्यंत्र चल रहा है संविधान को बदलने के लिए। सोनिया गांधी जी आगे जाकर कह रही है कि मोदी जी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने दिखाने में लोकतंत्र को और संविधान को खत्म कर रहा है। संविधान, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर बीइंग शेकन बाय नरेंद्र मोदी इन हिज पेंशन टू सी दैट उनका ग्लोरीफाइंग, उनका नाम ग्लोरीफाई करने के लिए। आगे जाके बोला 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, इनइक्विटी, ऑपरेशन, इस सरकार ने सिर्फ यही लोगों को दिया है। तो सोनिया गांधी जी बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का अटैकिंग मोड में आना और आलोचना करना मोदी जी का, यह एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है सोनिया गांधी जी के। क्या सचमुच संविधान खतरे में, संविधान बदलने वाले हैं? सोनिया गांधी जी जैसे मेजर, इतना बड़ा लीडर इस प्रकार से बोलना, तो आप इसको कैसे देखते हैं नासिर हुसैन साहब? प्रदीप जी, ये कमी हमें और आपकी है कि सोनिया जी के स्टेटमेंट को आज देखता है। हम पिछले 10 सालों से कह रहे हैं कि संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान खत्म करने के तरफ। ये अगर एक सोनिया जी की बात नहीं, इनके खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं अगर हमें 400 से ऊपर सीट आ गए तो हम संविधान बदल जाएंगे। एक हेगड़े जी थे कर्नाटका के, मुझे उनका पूरा नाम शायद आज याद नहीं, आनंद हेगड़े, वो कहते थे हम संविधान बदल के रख देंगे। तो ये किसके अल्फाज है? तो आप देखिए संविधान में क्या लिखा है, इक्वलिटी है क्या? आज हम आवाज अगर उठाते हैं सरकार के खिलाफ तो वो कह देते हैं ये देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसको बोलते हैं संविधान के खिलाफ हमला है। आर्टिकल 19 पे जब कहता है ये हमें बोलने की इजाजत है, जब हमें बोलने से रोक दिया जाए तो ये संविधान पे हमला है। आर्टिकल 14 कहता है कि धर्म के नाम पे आपको किसी को नेशनलिटी नहीं देना है, आपको देना है तो हिंदुस्तान के एलिजिबिलिटी के हिसाब से देना है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से लेना है। पर आप धर्म के नाम से नागरिकता देंगे तब ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होता है।
तब ये आर्टिकल 14 पे हमला होता है, तब हम कहते हैं ये संविधान पे हमला है। आज एक आर्टिकल पे हमला हो रहा है, कल दूसरे आर्टिकल पे हमला हो, इस तरह करके संविधान को ये बदल के रख देंगे तो एक तरफ से लोकशाही की तरफ ये देश चला जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये हम पिछले 10 सालों से चिल्ला रहे हैं, 2014 से कह रहे हैं। आप आए दिन देख लीजिए, संविधान को तार तार करके रख दिया गया है। तो आप संविधान कहता है धर्म के नाम पे वोट मत मांगो, पर प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पे वोट मांगने लगते हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको? हिंदुस्तान के अपने ही नागरिकों से नफरत है आपको? ये कौन सा देश है? ये संविधान पे हमला है। तब हम कहते हैं ये संविधान पे हमला है। तब आज हमारी टॉप की लीडर, हमारी यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी बोलती है कि ये संविधान पे हमला है। तभी हमारी आवाज उठाई। तो हमारे आवाज को इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम जनता की अदालत में। ये आज देख लीजिए, आरएसएस का एक सर्वे आता है, इसमें 214 सीट से ज्यादा इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बोलते हैं घबराहट में है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। तब ये अब अलूल जलूल बातों पे आ जाएंगे, धर्म की बात करने लगेंगे, नफरत फैलाने की काम करेंगे, पोलराइजेशन करने लगेंगे, ताकि हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ जाए, धर्म की राजनीति हो, इसके ये वोटों की फसल काटने लगे। इसलिए हम कहते हैं आज 40% से ज्यादा बेरोजगारी इस देश में क्यों है? आज ग्रेजुएट लड़के क्यों है? यहां तक कि आईआईएम के लड़के बेरोजगारी पे जा रहे हैं, आईआईटी के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या यही देश बनाना चाहते हैं कि हमारे देश के फ्यूचर आज बेरोजगार होकर रोडों के सड़कों पे बैठे हैं? उस पे बात नहीं करके तो आप धर्म की राजनीति खेलेंगे। तब हम कहते हैं संविधान खतरे में है। ये संविधान को खत्म कर देंगे, आपके बेरोजगारी को आपको बेरोजगार बना के इस देश में रख देंगे, आपको कारोबार नहीं देंगे, जीएसटी और इनकम टैक्स से इतना डरा देंगे कि आपको हैंडीकैप बना के आपके घर में बैठा देंगे। वही 5 केजी अनाज के लिए आपको देश के लाइनों में लाइन लगा देंगे। जिस तरह देश के 80 करोड़ लोगों को आज उन्होंने लाइन में, अरे उन 80 करोड़ को रोजगार देते तो वो कहां से कहां हमारा देश दाता आज 10 से 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती थी, मगर आपने 5 केजी अनाज में 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। हम बात करेंगे उनके विकास की तो आप बात करेंगे शौचालय की, हम बात करेंगे उनके डेवलपमेंट की तो आप बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे महिलाओं को इक्वलिटी दो, बराबरी का हक दो, तो आप बात करेंगे हिंदू मुसलमानों। क्या यही हमारे देश की रक्षा करोगे? आप यही बात करो। हम क्यों नहीं बताते हो कि चाइना में हमारे क्यों जमीन खाया जा रहा है, चाइना क्यों हमारे जमीन पे आके बैठा है, क्यों लद्दाख के लोग आज सड़कों पे बैठे, क्यों नहीं एक बार प्रधानमंत्री? एक मिनट सर, आपने लद्दाख की बात करी, एक सेकंड नासिर साहब, मैं चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करें, प्लीज रिस्पॉन्ड करें जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। सोनम वांगचुक, डॉक्टर सोनम वांगचुक is one of the most respected scientists in the world, not just in India, जो 21 दिन के फास्ट पर बैठे थे। राइट। जो एक सेक्शन है ट्विटर पर जिसको ट्रोल आर्मी कहा जाता है, अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक्चुअली चाइना का एजेंट है। अरे वो आदमी बोल रहा है कि लद्दाख की इतनी जमीन चाइना खा गया, तो चाइना का एजेंट कैसे हो गया? ये जरा बताया जाए प्लीज। आप देखिए, जब यही 370 में जब ये एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ये तारीफ करते थे, शायद वो बरगला गए होंगे, उनको भी जिस तरह देश के लोगों को बरगलाया गया वो भी बरगला गए। तो बीजेपी उनको एक हीरो की तरह से उनको आइडियल दिखाने का काम कर रही थी। जब यही सोनम जी उनको आईना दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे, तो आज चाइना का एजेंट, अरे हमारे जमीन को बताने वाला कैसे चाइना का एजेंट होगा प्रधान भाई? जो अगर चाइना का एजेंट होता तो वो ये कहता कि चाइना हमारे जमीन पे नहीं बैठा है, चाइना वो अपने देश में बैठा। वो कह रहा है कि वो हमारे जमीन पे आके बैठे हैं, तो यानी वो हिंदुस्तान के महफूज के लिए बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी बदनाम करने। तो कल तक वो बेहतर दिख रहे थे क्योंकि वो आपके लिए बात कर रहे थे, आज वो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तान की जमीन की बात कर रहे हैं, अपनी मातृ वतन की बात कर रहे हैं, तो वो आपको चाइना का एजेंट। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सोनिया जी ने कहा कि हिंदुस्तान की आइन खतरे में है, तो इसीलिए आइन खतरे में, क्योंकि जो हिंदुस्तान की हिफाजत की बात करेगा, हिंदुस्तान के आइन को बसाने की हिफाजत, वो नेशनल की एंटी नेशन कहलाने लगेगा, वो एंटी हिंदुस्तान हो जाएगा, वो पाकिस्तान का एजेंट हो जाएगा, वो चाइना का एजेंट हो जाएगा, वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की हिफाजत करना चाहता है। पर भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला दो तो वो बेहतर है। मुझे तो आज भी हैरानी होती है, उनके वक्ताओं आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ मैं तो ऐसे लोगों से सोचता हूं कैसे बात करूं, कैसे जवाब दूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनके पास है ही नहीं, किताबें पढ़ते नहीं है, सिर्फ टीवी के चंद रिपोर्टों से आके डिबेट पे बैठ जाते हैं, इसलिए उनको नॉलेज नहीं। सिर्फ वो हिंदू मुसलमान करके आधे घंटा आपके शो में बात करके चले जाएंगे, बेसिक मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे कि लेकिन एक चीज बताएं नासिर साहब, जबकि ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, प्रदीप जी और हमारे बीच में ये बात बहुत होती है, डिस्कशन होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है साहब। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से ये इतनी बड़ी चीज उजागर हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन क्या आप सफल हुए हैं लोगों तक पहुंचाने में कि असल में ये क्या है? क्योंकि आज की तारीख में लोगों से अगर बात की जाए, हमारे आसपास के लोगों से अगर बात की जाए, जहां पर हमारा ऑफिस है, बीकेसी में ऑफिस है, कुरला में लोगों से बात की जाए, तो किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। सर नहीं, हो सकता है चंद लोग जान बोलते हैं ना, सोए लोगों को उठाना आसान है, पर जो सोने की नाटक कर रहा है उसे उठाना काफी मुश्किल होता है। तो वो लोग अनजान है, ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं है, वो अनजान बनने की नाटक करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि ये करप्शन है उन्हें। अच्छा, आप उनसे इंटरनल जब ऑफ कैमरा बात करेंगे तो जीएसटी से वो भी परेशान होंगे, इनकम टैक्स से वो भी परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं कि करप्शन की बाजार से वो परेशान नहीं है, पर हिम्मत नहीं होती है कि मोदी के खिलाफ बोल सके, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। तो उसके लिए एक जननायक है राहुल गांधी, जो आवाज उठाता है कि ये करप्शन है, ये अमीरों से लिया हुआ एक्सटॉर्शन है, ये पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो, ये पैसा दो, हिफाजत करो, कुछ भी करो, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दो, आपकी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। संविधान बचाओ, संविधान बचाने के लिए जो महासंग्राम, लोकतंत्र को बचाने के लिए रामलीला मैदान में जिस प्रकार से सब पार्टी यूनाइटेड तरीके से आए थे, और जहां राहुल गांधी जी बार बार हर मंच पे बोल रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, और माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बहुत आगे बढ़ चुका है। आखिरकार वो गूंज इतना हुआ कि पूरे प्रशासन और जुडिशरी तक क्या पहुंच गया है। संजय सिंह का बेल जो हुआ, संजय सिंह का बेल होने के बाद क्या आपको लगने लगा है कि जुडिशरी और प्रशासन जो राइट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस लोग पूछने लगे हैं कि मनी ट्रेल, पैसा कहां पर मिला आपको, इतने साल आप जेल में कैसे किसी को रख सकते हैं, आप बोलोगे आपको बेल। तो ये जो एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट का और सही प्रश्न का पूछने का जो एक चला है सिलसिला, क्या आपको लग रहा है कि यह महारैली और राहुल गांधी जी का बार बार कहना कि लोकतंत्र, ये गूंज सही ढंग से सब जगह पहुंच गया है? नासिर हुसैन साहब, देखिए, लोकतंत्र है और नासिर हुसैन को बोलने की इजाजत है, लोकतंत्र में मुझे बोलने की इजाजत देता है। मैंने उस दिन कहा था, यहां मैं अपने पार्टी लाइन से अलग हो जाता हूं। जब आप संजय सिंह केजरीवाल की बात करेंगे, नासिर हुसैन आपको अलग रास्ते पे दिखेगा। वो रैली केजरीवाल को बचाने की अगर होगी तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता चला जाऊंगा, क्योंकि उस लोगों ने जितने नुकसान हमारे पार्टी को दिया है किसी ने नहीं दिया है। मैंने उस दिन भी कहा था, इस सवालों से मुझे आप महफूज रखिए, बचा के रखिए, उसके लिए किसी और वक्ता को बुलाइए, क्योंकि मैं शीला दीक्षित जी के बहुत नजदीक रहा हूं। मैं देखा हूं कि किस तरह उन्हें बदनाम करने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। आज खुद पे आई तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, बड़ी। तो मैं कहता हूं, यहाँ मेरे लोकतंत्र है और आर्टिकल 19 मुझे भी इजाजत देता है कि जो मुझे बेहतर लगता है मैं वो, इसलिए मैं इस सवाल पे ज्यादा ना बोलते हुए आप किसी दूसरे सवाल पे आते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह बेबाक तरीके से, मैं बार कहता हूं सर, इसी जुनूस, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो काला बना हुआ है ना, इससे नूर जरूर निकलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये नूर नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी, तो मेरे और आपके जुनू का नतीजा जरूर आएगा। इसलिए देश को सब्र करना चाहिए और देश को वोट से अपना फैसला देना चाहिए। हम जीतेंगे और ये हारेंगे, ये बात पक्की है। तो उनको मैं बार कहता हूं, उनको लगता है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उनको लगता है
कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। तो मेरी उड़ान कम नहीं है, ये आसमां जरूर कम हो जाएगी। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, एक आंदोलन करना जानते हैं, हमें लड़ना हम जीतेंगे और इन नफरतवादियों को हम हराएंगे। तो ये हम उसमें सिर्फ हम एक मेरी एक आइडियल है, मैं उस आइडियल से हटता नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मैं कहीं भी रहूं, मैं अपनी आइडियल पे कायम हूं और मैं अपनी पार्टी को बेताकी से बोलता रहता हूं। मगर एक मुद्दा जो बार बार प्रदीप जी लाते हैं, तो मैं कहूंगा केजरीवाल वाले मुद्दे पे मुझे मत लाया करिए, वो किसी और वक्ता को आप जरूर बुलाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन द शो। नमस्कार सर, थैंक यू, थैंक यू सर, जय जय। Well, he's very consistent. He won't speak about Kejriwal. Exactly. Well, it is absolutely true that the Arvind Kejriwal and everybody else, they really attacked Sheila Dikshit ji when she was the chief minister. On that, there is no doubt about it. And all the people who were very close to the then chief minister Sheila Dikshit have never forgiven Kejriwal for that. And if you notice, in the last two elections, the Congress has not been able to win even one seat in the Delhi government elections. भारतीय जनता पार्टी को पहले 3 सीटें मिली, फिर उनको 7 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक भी नहीं मिली. Well, at the moment, the Congress and the Aam Aadmi Party are together. So doesn't that show, Pradeep ji, that old hatreds die hard? That there is no gelling of these parties at the moment on the ground, perhaps. Let's ask our friend Advocate Sandeep